हमारे साथ सुभी खान है जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट की। दीपक जी, मैं तर्कों पे बात करना चाहती हूँ प्लीज। मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती। आज मैं इमोशंस पे बात नहीं करना चाहती, तर्कों पे करना चाहती हूँ। दीपक जी देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 30 जो होता है वो डेफिनेटली रिलीजियस माइनॉरिटीज को अधिकार देता है अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के। मैं इनसे ही सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको किसने रोका है सेटअप करने से? आपकी ये क्या जिद है कि हमें गवर्नमेंट एड ही चाहिए? मैं ये बोलती हूँ, अगर आप बराबर के अधिकार हैं, आप देश के बाकी बच्चों की तरह बच्चे हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय क्यों करते हैं आप? नंबर के हिसाब से माइनॉरिटी अगर है माइनॉरिटी नहीं कहलाते दीपक जी। हमारे संविधान का आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो आप धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस कैसे एंजॉय कर सकते हैं? दीपक जी, धर्म के आधार पे माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते आप। कैसे बताइए? जिस वक्त आपको माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया था उस वक्त आप माइनॉरिटी थे, उस वक्त आपको जरूरत थी माइनॉरिटी स्टेटस की। लेकिन अब आप 30-35 करोड़ लोग हो गए हैं, अब आपको माइनॉरिटी स्टेटस की जरूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी एंजॉय करते हैं माइनॉरिटी स्टेटस। दीपक जी, मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ, बीच में ना बोले प्लीज, बीच में ना बोले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलना चाहती हूँ दीपक जी। अब हमें पता चला कि हमारे देश में एनआरसी क्यों जरूरी था। एनआरसी इसलिए जरूरी था क्योंकि बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इंपोस्टर्स देश के नागरिक बनके माइनॉरिटी की आड़ में आर्टिकल 30 को इस्तेमाल करते हुए हमारे ही देश में मदरसे स्टैब्लिश करके हमारे बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ तैयार करते थे, और उनकी फंडिंग करती थी हमारी सरकार, उनकी फंडिंग करता था भारत का टैक्स पेयर। हम अपने भारत के खिलाफ अपनी ही रिसोर्सेज पे आतंकवादी तैयार कर रहे थे, इसलिए एनआरसी की भी एक्सरसाइज क्योंकि कुछ राइट सिर्फ नागरिकों को गारंटी देने का हक नहीं दिया, सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलने चाहिए, आतंकवादियों को, जिहादियों को नहीं। सुबह जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अल कायदा, ये क्या दिखाता है? और मैं एक जो पढ़ाते हैं रिलीजियस टीचिंग में एक किताब का एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसका एक पैरा पूरा कोट करूंगा सुबह, लेकिन जवाब दीजिए आप। जी दीपक जी, चोरी और सीनाजोरी तो हम आए दिन नेशनल टीवी पे देखते हैं। अभी जो है अतीकुर रहमान साहब ने बोला कि हम लोगों ने कम्युनल इलेक्टोरेट की कुर्बानी दी। कुछ डेट्स बताऊंगी, जरा क्विकली सुनिएगा। 1857 की क्रांति के बाद 1867 में दारुल उलूम का एस्टैब्लिशमेंट, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 1906 में धर्म के आधार पे बंगाल विभाजन, 1918 में खलीफा सिस्टम के लिए आवाज उठाई भारत में, 1926 में कम्युनल इलेक्टोरेट की आवाज उठी, 1930 में पाकिस्तान वर्ड कॉइन हुआ, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, मास रेप, मर्डर, स्लॉटर, 1947 में देश का विभाजन, इस्लामिक स्टेट के नाम पे पाकिस्तान ले गए, लेकिन फिर भी कम्युनल इलेक्टोरेट इन्होंने हमारे लिए कुर्बान किया। ये जो दोहरा चरित्र है, मोहम्मद के नाम पे जैशे मोहम्मद ये चलाते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं, आतंकवाद हमारे देश में चलाते हैं, सवाल हमसे पूछते हैं, केरल में मदरसा की फंडिंग सऊदी अरब करता है, सवाल हमसे पूछते हैं, माइनॉरिटी स्टेटस एंजॉय करके देश के दामाद बने बैठे हैं, सवाल हमसे पूछते हैं। ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन इस देश में अब नहीं चलेगा। इस देश की अब आंखें खुल चुकी हैं। मैं कादरी जी, आप दोनों को संबोधित करते हुए किताब का अंश पढ़ता हूं। आपका इस्लामिक स्टेट आपको चाहिए थी, सब कुछ आइडिया आपका, एग्जीक्यूशन आपका, प्लानिंग आपकी, एजेंडा आपका, और सफाई पेश करें हम। बहुत मीठा हो गया भाई साहब, देश को डायबिटीज हो गई है, इतना मीठा हो गया कि देश को डायबिटीज हो गई है। एक सही मुसलमान सुबह जैशे मोहम्मद उतना स्ट्रॉन्ग कंडेमिनेशन नहीं, बोले हमारे कुछ थोड़े लगते मौलाना मसूद अजहर, तो क्यों वीरप्पा मोइली को लिखना पड़ा अपनी कमेटी की रिपोर्ट में 2009 में, जब वो आए थे हिंदुस्तान के अंदर और यहीं से पकड़कर बाहर गए टेररिज्म करके, उस व्यक्ति को देवबंद नाम की एक संस्था का प्रश्रय मिलता था। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये कोई और नहीं लिख रहा है, ये कांग्रेस का एक वरिष्ठ नेता लिख रहा है सुबह। और क्यों स्वीकार लेते हैं जैसे मोहम्मद जैसे नाम? जी
देखिए दीपक जी, मैं हमेशा कहती हूं कि रैडिकल इस्लाम एक बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग के साथ एक इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करके आतंकवादी बनाता है मुसलमान बच्चे को। पहले वो अलगाववादी बनाता है, अलगाववादी के बाद कट्टरवादी बनाता है, कट्टरवादी के बाद आतंकवादी बनाता है। तो दारुल उलूम को ये लोग ये तो कह सकते हैं कि नहीं आतंकवादी संगठन नहीं है, तबलीगी जमात को ये कह देते हैं आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो अलगाववादी बना रहे हैं, कुछ कट्टरवादी बना रहे हैं, कुछ आतंकवादी बना रहे हैं। यूरोप में बॉम्ब ब्लास्ट में आतंकवादी पकड़े जाते हैं, अलकायदा के टेररिस्ट पता चलता है तबलीगी जमात से रिक्रूट किए हुए हैं। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस प्लांटेड है हमारे देश में, वो एक स्ट्रैटेजी के तहत बनाए गए हैं और वो टेरर आउटफिट्स के लिए एक फ्रूटफुल ग्राउंड है। रिक्रूटमेंट वहीं से होता है। सुबुई खान को क्यों नहीं रिक्रूट कर रहता है अलकायदा? हमेशा तबलीगी जमात से या दारुल उलूम से या जमियातुल हिंद से, इस तरह की संस्थाओं से क्यों रिक्रूट करे जाते हैं? देखिए बहुत दुखद स्थिति है दीपक जी, मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ी तादाद को रैडिकल इस्लाम ने हाईजैक कर लिया है। मैं तो कह रहा हूं आपको दीपक इसलिए जी, नहीं करते क्योंकि आप आरएसएस के एजेंट हैं। बहुत बड़ी तादाद ये में कहते हैं ये रैडिकल लोग। इस्लाम ने हाईजैक कर लिया। देखिए दीपक जी, ये लोग तो क्या बोलेंगे, कभी बीजेपी वाला मुसलमान, कभी आरएसएस वाला मुसलमान। मैं कहती हूँ चलिए आरएसएस बीजेपी तो आ जाइए, करबला में जब आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्लों को खत्म कर रहे थे, जब आपने इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, तो जितने हाजी, मौलाना, काजी, दाढ़ी वाले जो थे, उनको मैं विधर्मी बोलती हूँ, कितने आप टाइटल्स लेके घूमिए। वो क्या था? वो पहला आतंकवादी हमला इस्लाम का मस्जिद में हुआ था। वहां पे आरएसएस नहीं थी, वहां पे बीजेपी नहीं थी। हजरत अली को जहर भरी बुझी तलवार इन्होंने सर पे मारी थी इन लोगों ने। और ईद से जस्ट कुछ दिन पहले फिर भी ये लोग ईद मनाते हैं। देखिए समझने की जरूरत है दीपक जी कि इस्लामिक हिस्ट्री में टेररिज्म सबसे पहले इस्लामिक सेक्ट्स में ही स्टार्ट हुआ है। मुसलमान ने ही मुसलमान को मारा है। ऐसा भारत को ये बदनाम कर देते हैं, गजवाए हिंद आप चलाते हैं, भारत तोड़ना आप चलाते हैं। ठीक है, बीजेपी आरएसएस का तो आप मौलाना डिफरेंस ले कादरी हाथ उठा रहे हैं, सीरिया में बीजेपी बीजेपी का जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तान में एक मिनट मौलाना बीजेपी कादरी। आरएसएस है, यूरोप में है क्या? कहाँ है? अफगानिस्तान में है क्या? पूरी दुनिया में आप काट रहे हैं रेडिकल इस्लाम के नाम पे लोगों को। वहाँ पे बीजेपी आरएसएस है क्या? बेकार में डिफेंस मत लिया करिए। यजीद अगर पे कोई है लानत करते तो वो हैं, यजीद है, यजीद की हम ये बात को मानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और सुबही खां को जो है ये बातें देव नहीं देती, क्योंकि ये तो आरएसएस की स्पोर्ट पर्सन है। मुसलमान नाम रखते हुए सारे इस्लाम को बदनाम करने का काम कर रही है मीडिया पर। इस्लाम का जो मैसेज है वो अमन का है और आतंकवाद से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है कि इस्लाम बोलता है। एक मिनट सुबीर प्लीज, एक मिनट। मेरे को प्रेम शुक्ला और विनोद बंसल के पास जाना है। मतलब मौलाना कादरी आप मान रहे हैं? दीपक जी, मैं इन्हें हमेशा वो दो लाइनें बोलती हूँ, आज भी बोलना चाहूंगी। ता कयामत जिल्लत मुकर्रर हुई तेरी तकदीर के साथ, कत्ल जब शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। आप लोग इस्लाम का सही चेहरा बताने वालों को जिंदा कब छोड़ते हैं? तो ये जलालत, ये बेशर्मी जो आप दिखा रहे हैं, आपको अपमानित तो होना ही है। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। जब आप आतंकवाद को बढ़ावा देंगे, इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को, यजीदों की तरफदारी करेंगे, जैसे मोहम्मद रेडिकल इस्लाम वाले लोगों को डिफेंड करेंगे, तो ऐसे ही बेइज्जत होंगे, ऐसे ही बेइज्जत होंगे, दिन रात बेइज्जत होंगे, सुबह शाम बेइज्जत होंगे, 24 घंटे बेइज्जत होंगे। ठीक है, सीधे में चलता हूँ, सीधे में चलता हूँ विनोद बंसल जी के पास। उसके बाद क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। भी देश तोड़ेंगे भी, क्यों जहर बोल रहे हैं सोसाइटी के अंदर? बंद करिए ये तमाशा, बंद करिए ये तमाशा। मुद्दा कुछ रखते हैं, बहस कुछ रखते हैं, यही मुद्दा है, हद है कोई। यही मुद्दा है आज की बहस का।